हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। तो ये प्रोग्राम सीरीज का हम 11th क्लास का जो भी आपका एंट्रांसेस में जो क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फोर्स के बारे में जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसका कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा मेहनत ये जारी रहेगा। ठीक है, अगर मैं जो कर रहा हूं किसी एक स्टूडेंट को भी अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और उसका कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मेरा मेहनत सार्थक हो गया या सही हो गया, ये मैं सोचूंगा। और इसी हिसाब से मैं आपका वीडियो मतलब ये जो वीडियो है वो बनाता रहूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और ये जो सिचुएशन है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिविटी माइंड में रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है देखते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज ए ब्लॉक ऑफ मास m1 स्लाइडिंग ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास m2। m1 m2 मास के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में टेंशन क्या है। फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, m1 m2 के ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन द इंक्लाइन, m2 इंक्लाइन के ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है हमको कैलकुलेट करना है। देखो m1 इज ग्रेटर देन m2 दे रखा है, ये हमारा क्या यहां पे पॉइंट दे रखा है। ओके, कुछ बेसिक चीजें, कोई भी सरफेस उसके ऊपर अगर हम मास रख दें, उसका सरफेस से परपेंडिकुलरली वो एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगता है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। अगर सेम स्ट्रिंग है और हमने मान लिया कि मासलेस स्ट्रिंग है तो ईच पॉइंट में उसका टेंशन का वैल्यू समान रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब बॉडी को सिस्टम से फ्री करके उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे और उसी के बाद आप इक्वेट करके आप क्या क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो पहले m1 को यहां से फ्री कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये है m1, मान लो ये है m1। ओके, ये है m1, कैपिटल M1 लिए हैं तो कैपिटल M1 ले लेते हैं, कैपिटल M1। ये इंक्लाइंड में है, ऐसे इंक्लाइंड में, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर m2 के ऊपर है, लेकिन हमने m1 को अभी सिस्टम से अलग कर दिया है तो सिर्फ m1 को लेंगे। m1 का वेट लग रहा होगा नीचे, बहुत बढ़िया, दैट इज m1g, उसका वेट नीचे लग रहा है। स्ट्रिंग देखो, एक ही स्ट्रिंग में दोनों बॉडी कनेक्टेड है तो यहां पे टेंशन हमेशा जहां पे कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, 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 टेंशन T हमने मान लिया। तो m1 के ऊपर हम देखेंगे कि m1 के ऊपर उधर लग रहा है टेंशन, तो इधर लग रहा है हमारा लग रहा है टेंशन। मैंने बताया कि कोई भी सरफेस के ऊपर एक बॉडी है तो सरफेस 90 डिग्री परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो m1 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा होगा, दैट इज ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। मान लो हमने मान लिया n1, सही है। और कुछ फोर्स लग रहा है क्या, ये लगा रहा है n1, इधर लग रहा है टेंशन, और हमको पता है m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो m1 ऑब्वियसली इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर इस तरफ जा रहा है तो बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी अगर इधर जा रहा है तो इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर m1g का अगर ये एंगल थीटा है, m1g का दो कंपोनेंट लेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये थीटा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा m1g cos थीटा और इधर आ जाएगा m1g sin थीटा। सही है, तो दिस इज, हमने क्या किया, m1 को सेपरेट कर दिया और m1 के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहा है उसको दिखा दिया। अभी m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो भाई m2, भाई इंक्लाइन सरफेस है, ऐसे इंक्लाइन सरफेस के ऊपर m2 है,
ये M2 है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हमको समझ में आ जाएगा, अगर M1 इस तरफ जा रहा है, अगर M1 इस तरफ जा रहा है तो M2 उधर जा रहा होगा, ठीक है ना। और इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है टेंशन, तो इधर लग रहा है आपका टेंशन, नीचे लग रहा है आपका M2G। ये वाला सरफेस M2 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, कोई बताया, सरफेस हमेशा परपेंडिकुलरली बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये वाला सरफेस M2 के ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस तरफ, इसको मान लेते हैं N2। तो M1 भी तो M2 के ऊपर लगा रहा होगा फोर्स, सरफेस तो है 90 डिग्री में लगा रहा होगा, कितना लगाएगा, M2 ने M1 के ऊपर अगर N1 लगाया, M2 ने M1 के ऊपर अगर N1 लगाया, M1 भी सेम फोर्स किसके ऊपर लगा रहा होगा, M2 के ऊपर, तो इसके ऊपर लग रहा होगा N1, सही है। उसके बाद M2 का अगर दो कंपोनेंट लेंगे, ये एंगल तो वही थीटा है, तो M2 का दो कंपोनेंट लेंगे तो इधर एक, तो इधर आ जाएगा M2G cos थीटा और इधर आ जाएगा M2G sin थीटा। और एक्सेलरेट किधर कर रहा है, उस तरफ कर रहा है, उस तरफ कर रहा है, क्योंकि ये बॉडी M1 अगर इधर आ रहा है तो M2 उधर जा रहा है। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टू बॉडीज। हमने सिस्टम से अलग करके क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिया, तो ये अपन का हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अभी न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने मान लिया ये डायरेक्शन एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन। बॉडी तो ऊपर नीचे जाने का सवाल ही नहीं है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाने का सवाल ही नहीं है। मतलब नेट अपवर्ड फोर्स, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन। नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन बराबर नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये तो हो गया। लेकिन ये और ये है, ये और ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, इसीलिए एक्सेलरेट कर रहा है। बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगता है तब जाके बॉडी क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो M1 के लिए अगर इस एक्सिस में ऐसे में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर आ रहा है तो ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये फोर्स लग रहा है उस तरफ, तो ये वाला बड़ा फोर्स होगा, ये छोटा होगा, इसीलिए ऐसे आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं फॉर M1 हम लिख सकते हैं M1G साइन थीटा माइनस टी बराबर M1 इंटू ए। सही है, ये हो गया इक्वेशन 1। और इस तरफ अगर हम लिखें, ऐसे लिखें, तो ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा कि N1 बराबर हो गया M1G cos थीटा, M1G cos थीटा, इक्वेशन 2 आ गया। ऐसे ही M2 के अगर हम नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखें फॉर M2 अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, फॉर M2 इज इक्वल टू, ये देखो इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरफ का फोर्स इस तरफ का फोर्स से ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो T माइनस M2G साइन थीटा बराबर M2 इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज M2 इंटू ए। ये हो गया इक्वेशन 3। और ऐसे इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे तो N2 देखो ऊपर लग रहा है, N1 और M2G cos थीटा इस तरफ लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज N2 इज इक्वल टू N1 प्लस M2G cos थीटा। ये आ गया इक्वेशन 4। सारा कुछ यहीं पे समाहित हो गया है, यहां से सिर्फ खोलना है हमको, एक आंसर खोलना है। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो देखो ध्यान से एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, हम अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 अगर कर दें तो हमको मिल जाएगा, दैट इज M1G साइन थीटा, M1G साइन थीटा माइनस टी प्लस T माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, दैट इज M1 प्लस M2 होल इंटू A आ गया। सही है, यहां से माइनस टी प्लस टी कट गया, दैट इज यहां पे G साइन थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 G साइन थीटा बराबर M1 प्लस M2 इंटू
ए, सो ए को एक साइड रख दो, इसको इधर ले जाओ, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहां पे क्यों लिखेंगे, मैं क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा अभी तक, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं ये वाला पार्ट। अच्छा एक मिनट, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमको निकालना है, और फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2, फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2 एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन, ये है ना, क्वेश्चन को मिटा देंगे तो पता नहीं चलेगा, मैं क्या करता हूं, ये वाला डायग्राम को मिटा देता हूं, ठीक है ना, ओके, देखो ध्यान से, हाँ, तो यहां से ए को एक साइड रख देंगे और M1 प्लस M2 को इधर ले जाएंगे, तो ए बराबर आ गया आपका, ए बराबर आ गया, दैट इज M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी साइन थीटा, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, सही है। तो यहां से इस इक्वेशन से हमको मिल गया ये। अभी ये वाला इक्वेशन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि 1 में पुट करो, नहीं तो 3 में पुट कर दो। अगर 1 में पुट करोगे तो ए की जगह में पुट कर सकते हो, और 3 में भी आप ए की जगह में पुट कर सकते हो, आपके ऊपर है कि कहां पे आप पुट करोगे, तो टी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने क्या डायग्राम ड्रॉ करके सारा इक्वेशन लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा t इज इक्वल टू, मान लो कि ये वाला इक्वेशन मैं पुट करता हूं, तो क्या आ जाएगा, t माइनस m2z साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू a है, सो a की जगह में ये वाला पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू z साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, t को एक साइड रख दो, उसको इधर ले जाओ, दैट इज इक्वल्स टू m2 इंटू z साइन थीटा, m2 z साइन थीटा इंटू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, और इधर था माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस m2z साइन थीटा, सही है। यहां से m2z साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू t इज इक्वल टू m2z साइन थीटा कॉमन ले लो, तो m2z साइन थीटा इंटू दिस प्लस दिस इज क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू t इज इक्वल टू m2z साइन थीटा, और ये आ जाएगा m1 माइनस m2 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, सही है, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ ये वाला पार्ट तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। सो यहां से मिल जाएगा दैट इज t इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या क्या घटा, माइनस m2 प्लस m2 कट गया, तो 2m1 निकल के आया, 2m1, और इधर m2 है, दैट इज 2m1 m2z साइन थीटा बाय m1 प्लस m2। तो पहला वाला सवाल तो मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक मिल गया, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा। सेकेंड वाला टेंशन मिल गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा था, दिस 2m1 m2 जी साइन थीटा बाय m1 प्लस m2। नाउ व्हाट इज द फोर्सेस एक्टिंग, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 और m2। m1 m2 के ऊपर क्या लगा रहा था, n1, और m2 इंक्लाइन के ऊपर क्या लगा रहा था, n2। m1 लगा रहा था n1 और m2 लगा रहा था n2। तो ये वाला इक्वेशन से आपको तो मिल गया, n1 इज इक्वल टू डायरेक्ट मिल गया था, इट इज m1g cos थीटा, और यहां पे पुट कर दोगे n2 के जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे, तो n2 इज इक्वल टू m1g cos थीटा प्लस m2z cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 into z cos theta. This is the force exerted by m2 on the incline, and this is the force exerted by
M1 ऑन द इंक्लाइन। सही है, ध्यान से वीडियो को फेस बाय फेस पॉज करके आराम से समझिए, ये वाला वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हो गया बच्चों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज 3 आइडेंटिकल सिलिंडर्स, देयर आर 3 आइडेंटिकल सिलिंडर्स पाइल्ड अपॉन, 2 सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर पाइल हुआ है, उसके ऊपर रखा गया है। सिलेंडर्स आर रिलीज्ड, अभी ये सिलेंडर को रिलीज मान लो कि होल्ड पे रखा गया था, इसको छोड़ दिया गया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर्स, ये जो सिलेंडर का जो मतलब क्या मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन के बीच में व्हाट विल बी द रिलेशन, वो हमको जानना है। ओके, ध्यान से देखो, अगर ये जनरल सेंस की बात है कि इसको रिलीज कर देंगे तो ये वाला सिलेंडर जो बड़ा वाला जो ऊपर वाला है वो नीचे की तरफ आएगा, ये सिलेंडर उस तरफ भागेगा और ये सिलेंडर उस तरफ भागेगा। ठीक है ना, ऊपर वाला सिलेंडर नीचे आएगा और जो नीचे वाला सिलेंडर ऐसे साइड हो जाएंगे, वो नीचे आएगा ऊपर वाला। ठीक है ना, इसको अगर फ्रंट व्यू में देखे, फ्रंट व्यू में देखे तो ये एक सिलेंडर है, दिस इज 1 सिलेंडर, दिस इज द सेकेंड सिलेंडर, दिस इज द थर्ड सिलेंडर। अगर हम देखेंगे कि अगर सेंटर को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे तो ये एंगल होगा थीटा थीटा थीटा, इट इज 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ओके, ऑब्वियसली A1 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन उस तरफ, इसका एक्सेलरेशन उस तरफ, मतलब आप बोल सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन इस तरफ का वैल्यू जितना होगा, ये वाला सिलेंडर का उस तरफ का एक्सेलरेशन का वैल्यू भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों साइड वाइज, ये देखो ये 2 सिलेंडर है, इसके ऊपर ये ऊपर वाला है, तो ये दोनों ऐसे करके जाएंगे, ऊपर वाला ऐसे करके आएगा। ठीक है ना, सो इस तरह से ये फंक्शन करेगा। तो अगर हम 2 सिलेंडर को देखें, बस 2 सिलेंडर को देखते हैं, ऊपर वाला सिलेंडर ये रहा और ये वाला सिलेंडर यहां पे कांटेक्ट हुआ है इस पॉइंट पे। हमने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन है A1, हमने मान लिया इसका एक्सेलरेशन A1 है, तो A1 किस तरफ होगा? A1 किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। ऑब्वियसली A1 ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये बॉडी नीचे जा रहा है। A2 इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि A2 इस तरफ रहेगा, A2 इस तरफ रहेगा। हमने सेंटर जोड़ दिया, ये सेंटर ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, तो आपको, और ये भी ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। आपको याद होगा हमने ये वाला जो कॉन्टैक्ट में तीनों में ये जो ट्राइंगल हमने निकाला था, ऐसे ये एंगल था 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला 30 डिग्री, ये वाला हो जाएगा कितना? दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सही है, ओके। तो A1 है, ये एंगल है 30 डिग्री, तो A1 का इस तरफ का कंपोनेंट, ये वाला A1 का इस तरफ का कंपोनेंट 30 डिग्री, A1 30 डिग्री लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू A1 cos 30 डिग्री। A1 नीचे है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो A1 का इसका कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा A1 cos 30। सही। ऐसे ही अगर A2 का इस तरफ का कंपोनेंट लें, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो A2 का इस तरफ का कंपोनेंट दें तो क्या हो जाएगा? A2 cos 60 डिग्री, A2 cos 60 डिग्री, और A1 का cos 30 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू A2 का cos 60 डिग्री, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, सो दैट इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं A1 cos 30 बराबर A2 cos 60, दैट इज रिलेशन, मतलब रेशियो निकाल दो, दैट इज A1 बाय A2 बराबर cos 60 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना? √3/2, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना? ये 60 था ना, A1 बाय A2 दैट इज cos 60 डिग्री बाय cos 30 डिग्री होगा। A1 बाय A2 इज इक्वल टू cos 60 बाय cos 30 होगा, cos 60 इज इक्वल टू 1/2
cos 60 इज इक्वल टू 1/2 और cos 30 इज इक्वल टू √3/2, दैट इज ये ऊपर चला गया तो आ गया आपका रिलेशन 1/√3, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू 1/√3 एंड दैट इज a2 इज इक्वल टू √3a1. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर्स. तो अगर इसका a2 था तो इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर √3a1 होगा. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था. सिर्फ कंपोनेंट्स में देखो हमने कैसे सॉल्व कर दिए. नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हो गया बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक फिगर दे रखा है हमको और बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी कितना होगा. ए और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा. तो फिगर को सही तरह से देखते हैं कि यहां पे एक पुली है, ये पुली है, यहां पे कनेक्टेड है. ये एक छोटा सा पुली है. रोप ये बड़ा वाला पुली से, ये 4 kg बॉडी से देखो रोप आया, ये पुली में होके ऐसे ऊपर जाके फिर पहला वाला पुली में कनेक्ट हो गया. ये पुली के साथ 5 kg का बॉडी कनेक्टेड है. ठीक है ना. तो यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं. ओके, 5 kg ब्लॉक है, ये 4 kg ब्लॉक है. चलो हमने मान लिया कि आफ्टर इसको अगर ऐसे मान लो कि ये फिक्स है, इसको रिलीज कर दिया तो ये 5 kg ब्लॉक नीचे गया. तो 5 kg ब्लॉक नीचे गया और एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे गया, हमने मान लिया. ठीक है, टेंशन देख लेते हैं. देखो यहां पे यहां से लेके यहां तक सेम रोप है, यहां से लेके यहां तक सेम रोप है. तो हमने मान लिया कि यहां से अगर टेंशन टी है तो यहां पे भी टेंशन टी होगा, यहां पे भी टेंशन टी होगा. तो इसका टेंशन इज इक्वल टू 2t होगा. ऑब्वियसली बात कि ये t है तो ऑब्वियसली सेम रोप कनेक्टेड है. तो यहां पे टेंशन टी, यहां पे टेंशन टी, तो ये 2t होगा. ओके, हमने एक्सेलरेशन को a माना है. ओके, अच्छा ओके, हमने जब रिलीज किया, मान लो कि यूनिट टाइम में ये ब्लॉक x डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये ब्लॉक बी ब्लॉक मान लो कि यूनिट टाइम में यहां तक आ गया, x डिस्टेंस कवर किया. इसका मतलब ये अगर ये 5 kg का ब्लॉक अगर x डिस्टेंस कवर किया है तो ये पुली के साथ, ये वाला पुली के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. मतलब ये वाला पुली भी x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा. तो ये वाला पुली आ गया x डिस्टेंस नीचे, मान लो कि यहां तक आ गया, यहां तक ये वाला पुली यहां तक आ गया. और ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि रोप भी यहां पे होगा. अगर ये वाला पुली x डिस्टेंस आया, ये वाला पुली x डिस्टेंस आया, तो ये रोप का लेंथ और ये रोप का लेंथ कितना है. अगर ये पुली x डिस्टेंस आया, दोनों साइड पे रोप लगा हुआ है, तो रोप का डिस्टेंस में कितना चेंजनेस आया, 2x. अगर रोप का डिस्टेंस में चेंजनेस आया 2x, तो ये पुली के साथ ये वाला रोप ये से कनेक्टेड है, तो 4 kg वाला बॉडी कितना ऊपर जाएगा. वो obvious सी बात है, उतना रोप लेके ये पुली भागा तो उतना रोप ऊपर चला गया. ये भी 2x डिस्टेंस जाएगा. सही है. तो अगर B जा रहा है x डिस्टेंस तो 4 kg ब्लॉक जा रहा है 2x डिस्टेंस. अगर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ तो इसका वेलोसिटी अगर v होगा तो इसका वेलोसिटी 2v होगा. इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा. सही है. तो ऐसे आप एक बॉडी का डिस्टेंस लेके उसके साथ जो कनेक्टेड है कितना रोप आया उसको आप कंसीडर करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. नाउ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना है. तो ये नीचे जा रहा है तो 5 kg है, नीचे लग रहा है कितना 5g. ठीक है ना, उसका वेट. और ऊपर लग रहा है कितना, ऊपर लग रहा है कितना लग रहा था 2t, टेंशन था 2t. तो हम लिख सकते हैं 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a, क्योंकि नीचे जा रहा था 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a. और इसके लिए ये देखो ऊपर जा रहा है तो t माइनस 4g, t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू 2a, 4 इंटू 2a.
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हमको जानना है क्या, एक्सेलरेशन। चलो देखते हैं कितना आ जाएगा। हाँ, तो ये वाला इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो t माइनस 4z बराबर आ गया 8a, इक्वेशन 3 मान लो। इक्वेशन 3 के साथ, अच्छा चलो देखो, दो इक्वेशन है, ये वाला एक इक्वेशन है, ये वाला सेम इक्वेशन है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से दो इक्वेशन है, दो अननोन है, जी एन टी। ऐसे सॉल्व करें। यहाँ पे 2t है ना, यहाँ पे t है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2t माइनस 8z इज इक्वल टू 16a। इसको दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2t माइनस 8z इज इक्वल टू आ गया 16a। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 कर दो तो क्या आ जाएगा 5z माइनस 2t प्लस 2t माइनस 8z इज इक्वल टू 5a प्लस 16a दैट इज इक्वल टू 21a दैट इज इक्वल टू 2t कट गया, 5z से माइनस 8z वो आ गया माइनस 3z इज इक्वल टू 21a एंड a बराबर आ गया, a बराबर कितना आएगा दैट इज 21 नीचे आ जाएगा दैट इज माइनस 3z बाय 21 दैट इज इक्वल टू माइनस g बाय 7। a इज इक्वल टू आ गया माइनस g बाय 7। तो a इज इक्वल टू अगर माइनस g बाय 7 आया, यहां पे 2a इज इक्वल टू है उसका, तो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू a दैट इज माइनस 2z बाय 7। हाँ, ये तो आ गया। यहां पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, लेकिन हमने डायरेक्शन को ऐसे लिया था और एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आया। उसका मतलब ये है कि लास्ट में हमको नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को गलत लिया है। गलत लिया है मतलब अपोजिट लिया है, मतलब बॉडी कैसे मूव कर रहा है एक्चुअली ये 5 kg वाला ऊपर जाएगा और 4 kg वाला नीचे आएगा। दिस इज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन। सही है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस लेके मैं आता रहूंगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस होगा न्यूटन्स लॉस के ऊपर। सही। ये तो इजी क्वेश्चंस था, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लेके आएंगे। फ्रिक्शन का आएगा, न्यूटन्स लॉस के साथ फ्रिक्शन को मिलाएंगे तो कैसे क्वेश्चन बनता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।